13 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। मंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार मणिपुर में काफी अशांति भरे हालातों के बीच अब आज 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और यहाँ चूड़ाचांदपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मणिपुर में कुल 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और न सिर्फ मणिपुर राज्य बल्कि मणिपुर समेत 3 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और इन तीनों राज्यों में कुल 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मणिपुर के अलावा असम राज्य का भी दौरा करेंगे और साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी 3 जोड़ी नई ट्रेनों की शुरुआत होगी जल्द ही। आज शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और असम राज्य में भी तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जल्दी आप दिल्ली से मिजोरम तक अब ट्रेन से पहुंच पाएंगे। पहाड़ियों के बीच आपका सफर बहुत ही शानदार होगा और जल्दी म्यांमार बॉर्डर तक भी दौड़ेगी ये ट्रेन। इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा तो जल्दी इसके भी पूरे होने की उम्मीद है। और पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले वहां उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी देखी गई। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही यहाँ इस तरह के हालात बन गए हिंसा भरे। उपद्रवियों ने पोस्टर, बैनर वगैरह फाड़े, आग भी लगाई। आज 13 सितंबर को मोदी मणिपुर, चूड़ाचांदपुर और इम्फाल आएंगे और अपने इस पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान ही आज मिजोरम से दिल्ली के लिए भी ये पहली ट्रेन सेवा 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है। बेरवी सेरांग रेलवे लाइन 51 किलोमीटर लंबी है और ये हर शुक्रवार को चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन ने ग्रहण की शपथ और राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सितंबर 2030 तक होगा इनका कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में नजर आए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आखिरकार नेपाल में कई दिनों की हिंसा के बाद अब सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम के रूप में चुनी गई। फिलहाल नेपाल सरकार में कोई मंत्री नहीं बना है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, तब तक सुशीला कार्की ही अंतरिम पीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगी। और देखिए हिंसा के हालातों के बीच 4 दिन बाद खुला भारत नेपाल का सोनौली बॉर्डर भी। आवश्यक सामान से भरे ट्रकों को मिली अनुमति। अब धीरे धीरे नेपाल में हालात सुधरने लगे हैं और ये जो नेपाल में बीते 3-4 दिनों में हिंसा हुई, इससे तकरीबन 1600 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान है। और नेपाल में फंसे कई भारतीय लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। दिल्ली की उपासना गिल भी, जो नेपाल में फंस गई थी, भारतीय दल के साथ वापस लौटी। इंडियन एम्बेसी को थैंक यू बोला। नेपाल से पिंडदान करने गया जी आने वाली 100 बसें भी कैंसिल की गई। यात्री बोले कि पता नहीं बस में कहां आग लगा दी। 30,000 लोग यही ठहरे हुए हैं। पंजाब से भी नेपाल में फंसे 92 लोग वापस सुरक्षित लौट आए। और नेपाल में देखिए राजस्थान जयपुर के पर्यटकों की बस पर पत्थरबाजी के मामले भी देखने को मिले। कुछ भारतीय पत्रकारों को भी नेपाल वासियों ने हिंसा के माहौल के दौरान पीटा मारा। ये भी खबरें सामने आई। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि निर्यातकों के लिए 22.5 अरब का पैकेज लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। और इस पैकेज के तहत बिना गारंटी के सस्ते ब्याज पर कर्ज दे सकती है गवर्नमेंट। जो हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है भारत के एक्सपोर्ट पर, तो उससे एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए सरकार ने यह नई योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये राहत पैकेज तकरीबन 22.5 अरब रुपये का हो सकता है, यानी 25-25.5 करोड़ डॉलर का। देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से इस पैकेज को लेकर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। और डिफेंस सेक्टर को लेकर भी देखिए व्यापारिक तनाव का रक्षा सहयोग पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है, अमेरिकी टैरिफ पर बोले देश के रक्षा सचिव। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2047 तक $10 ट्रिलियन का होगा भारत का रियल एस्टेट बाजार। जो हाल ही में सरकार ने जीएसटी वगैरह में भी कटौती की, तो इससे भी रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा। और बाकी जीएसटी से ऑटोमोबाइल उद्योग को भी रफ्तार मिलेगी। कल ही मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स बताई थी। 22 सितंबर से हमारे देश में दूध, दही, तेल, शैम्पू, कार, टीवी, फ्रिज समेत कई सारे सामान सस्ते होंगे। 228 तरह के ऐसे सामानों की पूरी लिस्ट की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता चुका हूं ऑलरेडी कई बार कि किन किन चीजों पर सरकार ने जीएसटी को 12, 18, 28% से घटाकर 5 और 18% वाले स्लैब में ही कर दिया। अब मुख्य रूप से हमारे देश में 2 ही जीएसटी टैक्स स्लैब रखे गए हैं। बाकी एक 40% वाला टैक्स स्लैब बनाया गया लग्जरी आइटम्स के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मार्केट बंद होने के बाद महंगाई पर बड़ी खबर आई। रिटेल इन्फ्लेशन रेट में बढ़ोतरी हुई है। बीते महीने अगस्त में भारत की रिटेल महंगाई दर बढ़कर 2.07% पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पिछले महीने से कुछ खाने पीने का सामान महंगा हुआ, सब्जियां वगैरह महंगी हुई, तो इसका असर देखने को मिला। जबकि जुलाई में हमारे देश में महंगाई दर 1.61% थी, जो थोड़ा बढ़कर अभी 2.07% पर पहुंच चुकी है। ये रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, यानी खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं बन सकता है। पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि पूरे देश को साफ हवा का हक है, तो दिल्ली एनसीआर ही क्यों, बल्कि देश भर में पटाखों पर बैन होना चाहिए। हम पर्टिकुलर दिल्ली के लिए ये पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन ये दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में पटाखों पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनसे पोल्यूशन फैलता है हर साल दिवाली के मौके पर। राइट, वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या दोस्तों पूरे देश में पटाखों पर बैन लगा देना चाहिए? यस अथवा नो, आपकी राय विचार कमेंट में लिखिए जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आ गई। इस तारीख से फिर से यात्रा शुरू हो रही है। आखिरकार काफी खराब मौसम के हालातों के बाद अब कल 14 सितंबर से जम्मू कश्मीर मां वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन खराब मौसम के कारण ये यात्रा को स्थगित किया हुआ था।
और टेक न्यूज से खबर देखिए, आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हुई। टोकन मनी 2000 रुपए देना पड़ेगा। एप्पल के सबसे पतले आईफोन एयर की कीमत 1,20,000 रुपए रखी गई है। और वही खबर देखिए दोस्तों, देश के रक्षा सचिव बोले ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना, हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं इस साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं भी होने जा रही है। 6 से 13 अक्टूबर तक लाइव प्रसारण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई प्रमुख नामांकन इस बार देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी करने, रील बनाने, वीडियो बनाने पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में निर्देशों में कहा कि मीडिया कर्मी भी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में ये निर्देश जारी किया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए खबर, कांग्रेस ने एआई वीडियो जारी किया, दिखाया पीएम के सपने में उनकी मां आई और बोले कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। इस वीडियो को लेकर अब काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। गिरिराज ने कहा कि राहुल खुद गिर चुके हैं। पहले आपको बताऊंगा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले पर बवाल मचा था। तो इसके बाद अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। और इस वीडियो के बाद भी बिहार में काफी सियासी पारा चल रही है, क्योंकि 36 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। और वीडियो के कैप्शन में लिखा, साहब के सपनों में आई मां। देखिए पॉलिटिक्स में किस तरह की राजनीति चल रही है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसी हरकतों पर? कमेंट करके आपकी राय विचार बताएगा जरूर। और वही खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद शरजील इमाम की जमानत याचिका 19 सितंबर तक टाली, कहा कि फाइल में देरी हुई है। इन पर आरोप है कि ये फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। और बड़ी खबर देखिए, बीते दिन दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, हालांकि ये धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात कही गई थी। बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वहीं राजनीतिक दलों में भी बढ़ते भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगाई गई। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा और 4 सप्ताह में जवाब मांगा। और खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही, अच्छी बात यह है कि अब मोदी जा रहे हैं, लेकिन वोट चोरी फिर भी बड़ा मुद्दा है। चलिए खबर आ रही, भारतीय वायुसेना को नवंबर महीने में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। HAL को एक इंजन मिला, दूसरा 15 दिन बाद आएगा। 2028 तक कुल 83 विमान देंगे। और सरकार ने एक लक्ष्य ये भी रखा है, अगले 3 साल में स्वदेशी सौर सेल बनाने लगेगा भारत। देश के ऊर्जा मंत्री बोले कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश की पहचान बनेगी। और अब सोलर प्लेटों का निर्माण भारत में ही खुद मेड इन इंडिया प्लेट्स के जरिए होने लगेगा। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा गुरुग्राम की 3 बहनें ताइक्वांडो में इंटरनेशनल मेडलिस्ट रही। एशिया इंडिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ इनका। उद्योग मंत्री ने इनको सम्मानित भी किया। और हरियाणा गुरुग्राम में ही इंडियन नेवी का बेस INS अरावली भी शुरू हुआ। नेवी चीफ त्रिपाठी बोले कि महासागर में सुरक्षा की निगरानी कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ के इनामी समेत 12 और नक्सली ढेर हुए। बालकृष्णन अकेले 2 करोड़ का इनामी था। हेलीकॉप्टर से लाए गए 6 पुरुष और 4 महिलाओं के साथ। बीते दिन से ही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। और वहीं देखिए, हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने ट्वीट में मसाला डाला। एक महिला किसान को उन्होंने 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था, तो ये तो सरासर अपमान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत नहीं दी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली नोटों के सप्लायर का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। 12वीं पास है, नकली नोट, क्रिप्टो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें जरूर। और वहीं एक श्रद्धांजलि, हरियाणा के ओलंपियन रेसलर बजरंग पुनिया के बड़े भाई ने उनके पिताश्री को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में विनय समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं आए। साक्षी और बबीता के पति मौजूद हैं। वहीं की खबर, पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। ट्विटर पर लिखा, 12 सितंबर की शाम 4 बजे ब्लास्ट होगा, रोक सके तो रोक ले। उसके बाद बिहार के सभी जिलों में अलर्ट भी जारी हुआ। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये बम की पोली खोखली धमकियां मिल रही है। और खबर आ रही, हरियाणा में JP नड्डा करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। रोहतक में 17 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें साथ रहेंगे। हरियाणा में प्रदेश सरकार ये नए अभियान की शुरुआत करने जा रही। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 तारीख से है ना। और देखिए, सिवलिंग ट्रेडमार्क पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि कई सारी कंपनियां अपने लोगो वगैरह में ट्रेडमार्क में धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बयान दिया। वहीं खबर आ रही है, अब सरकार का प्लान है, रेयर अर्थ मैग्नेट व महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने बताया कि सरकार घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है, ताकि चीन पर इसकी निर्भरता कम हो सके। चलिए खबर देखिए, SSC CGL Tier 1 एग्जाम गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल हुआ। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा किया जा रहा है। एग्जाम में गड़बड़ियों के वीडियो वायरल होने के बाद ये कई सारे सेंटर्स पर स्टूडेंट ने नारेबाजी भी की और उसके बाद एग्जाम कैंसिल किए गए। और बड़ी खबर देखिए, देश में एक साथ SIR करवाने की तैयारी में है चुनाव आयोग। 2 लाख नए BLO जुड़ेंगे, हर एक पर 250 घरों की जिम्मेदारी।
दरअसल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी चुनावी मतदाता वेरिफिकेशन SIR मुद्दे को लेकर जो बिहार में राजनीतिक विवाद उठा था, उसके बाद अब चुनाव आयोग का प्लान है कि देश भर के सभी राज्यों में एक साथ SIR करवाए जाए और इसके लिए ऑलरेडी राज्यों को तैयारी शुरू करने के निर्देश भी मिल चुके हैं। देश भर में एक साथ SIR सिस्टम लागू किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए मीडिया अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए भी चुनाव आयोग ये कवायद कर रहा है। और वहीं देखिए, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। SBI ने SBI के MD पद के लिए रवि रंजन का नाम सुझाया। अंतिम निर्णय PM के नेतृत्व वाली समिति लेगी। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए। Oppo F31 5G स्मार्टफोन 15 सितंबर को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 20,000 रुपए तक हो सकती है। और Samsung Galaxy भी F17 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 13,999 से है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, AI फीचर्स वगैरह भी मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। NBFC सेक्टर में 2022 से 2024 के बीच सालाना 10% तक की ग्रोथ हुई है। 2024 में NBFC ने बैंकों की तुलना में 20% ज्यादा तेजी से MSME को कर्ज दिया। वहीं भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने चौथा मेडल पक्का किया। मीनाक्षी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लिश मुक्केबाज को 5-0 से हराया। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने लिवरपूल में चल रही ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मेनी कांग्रेट्स मीनाक्षी को। चलिए खबर देखिए। बिहार बेगूसराय में फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। गिरिराज सिंह बोले कि बेगूसराय टेक्सटाइल का बड़ा हब बनेगा। जंगल राज के कलंक को मिटाना है। 100 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हो रही इस फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बिहार के सुपौल दानापुर पुणे एक्सप्रेस को सांसद ने हरी झंडी दिखाई। MP दिलेश्वर बोले कि कोसी वासियों को जल्द मिलेगी कई ट्रेनों की सुविधा। और खबर आ रही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स फिल्म की पहली स्क्रीनिंग। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्नन दास गुप्ता की तरफ से यह घोषणा की गई। राजनीतिक दबाव की वजह से इस फिल्म की रिलीज के लिए थिएटर नहीं मिल रहे। वैसे ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, तो आज इसे पहली बार कोलकाता में स्क्रीनिंग की जाएगी। और वहीं खबर देखिए। SSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए बदली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। उम्मीदवारों को नहीं होगा नुकसान। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग के मुताबिक अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई स्तर पर भिन्न होने से उम्मीदवारों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो आवश्यक है, क्योंकि ये प्रक्रिया अंकों को इस तरह से समायोजित करती है कि सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों का मूल्यांकन एक समान हो। तो अब आयोग का कहना है कि इससे कठिन शिफ्ट वाले उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होगा। SSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी योगी सरकार। 16 बंद जिला सहकारी बैंक भी होंगे पुनर्जीवित। योगी सरकार की तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बनाया गया। और वहीं खबर देखिए। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। चुनाव आयोग इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से 1.5 लाख कर्मचारी काम में जुटेंगे। प्रदेश के 3 जिलों में प्री टेस्ट भी हो चुका ऑलरेडी। वैसे आपको बताऊंगा पूरे देश भर में साल 2026-27 में पहली बार डिजिटल जनगणना होनी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये काफी सालों बाद हमारे देश में जनगणना होने जा रही है। तो इस बार चुनाव आयोग ने प्लान बनाया है। मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल होगा और परिवार का मुखिया अपने घर परिवार की जानकारी खुद भर पाएगा अपने मोबाइल फोन पर। चलिए खबर देखिए। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने खत्म किया ये नियम। अब हर गली मोहल्ले में मिलेगी सस्ती दवाई। दरअसल सरकार ने जन औषधि केंद्रों के बीच की दूरी के नियम को खत्म कर दिया है, जिससे महानगरों और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कई सारे जन औषधि केंद्र खुल सकेंगे। सरकार के इस नियम में बदलाव का उद्देश्य है आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो पाए। अभी मौजूदा समय में सरकार का नियम था कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम इतनी दूरी पर ही जन औषधि केंद्र खोला जा सकता है, राइट। तो इस नियम को सरकार ने हटा दिया। अब आपके घर के पास ही आपको नजदीक में ही सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। अभी सरकार का प्लान है अगले 2 साल में देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि स्टोर खोलने का प्लान रखा है सरकार ने। जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिलती हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मॉरिशस के पीएम ने पत्नी संग यूपी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अभी आपको पता होगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो वो काशी वाराणसी के बाद अब अयोध्या पहुंचे। इस दरमियान रामलला के दर्शन किए, पूजा भी की। सीएम योगी भी साथ रहे। और वहीं इंटरनेशनल न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए। अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका में कई सारे सामान महंगे हो चुके हैं और अब अमेरिका पर आर्थिक संकट छाने की भी आशंका दिख रही है। वहीं खबर आ रही कि भारत ने नजरअंदाज की अमेरिका की चेतावनियां। रूस से जमकर खरीदा कच्चा तेल। हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और देखिए जर्मनी में 42% लोगों को पेंशन 1000 यूरो से भी कम मिल रही है। श्रम मंत्रालय की तरफ से खुद ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं खबर आ रही कि रूस से तेल और गैस की खरीद बंद करेगा यूरोप जल्द आयात बंद करने के लिए अमेरिकी दबाव को यूरोपियन यूनियन ने नकारा, लेकिन 27 देशों वाला यूरोपीय संघ अब 2028 में रूस से तेल और गैस का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा। ये EU की तरफ से प्लान किया जा रहा है। और वहीं देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अपनी विरासत और जमीन की हम रक्षा करेंगे। और खबर देखिए यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के एक युवक ने वॉइस मैसेज भेजा, बोले कि हमें सुबह 5 बजे युद्ध में लेकर जाएंगे।
उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब फोन नहीं लगेगा। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं कि यहाँ भारत के युवाओं को रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है। तो इसी मामले से संबंधित ये यूक्रेन में फंसे एक युवक ने वो इस मैसेज भी भेजा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। अब अगले साल 2026 तक मिल सकेगा उनको पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी है।